हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट इज़ रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ कमांड, ह्यूमन रिलेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आती है। अ पर्सनल सोशल एनवायरनमेंट इज देयर सोसाइटी एंड ऑल सराउंडिंग इन्फ्लुएंस इन सम वे बाय ह्यूमन। इट इंक्लूड ऑल रिलेशन, इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है वो हमारा रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग से। तो इससे इसका जो फोकस होता है वो किस पे आता है? ह्यूमन रिलेशन के ऊपर। इसके अंदर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं इंस्टीट्यूशन, कल्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एमआरटीपी कमीशन? इनमें से कौन सा एमआरटीपी कमीशन के अंदर नहीं आता है? कौन सा फीचर? अब इसके अंदर फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, प्रिवेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंड डी ऑप्शन इज रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा एमआरटीपी कमीशन के अंदर नहीं आता है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन आती है एमआरटीपी एक्ट 1969। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी बातें आती है? इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ मोनोपोली। थर्ड, प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एमआरटीपी एक्ट के। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डेट्रीमेंट, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। इसके अंदर मोनोपोलीज का कंट्रोल होता है। इसके अंदर प्रोहिबिट करते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को और प्रिवेंट करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, चेंज इन पेटेंट लॉ एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर आता है हमारे वो सारे फैक्टर जो कमर्शियल और कंज्यूमर बिहेवियर को रिलेट करते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। इसके अंदर हमारे दो फैक्टर आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसके अंदर हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। माइक्रो के अंदर आते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, डिमांड, मार्केट साइज, सप्लाई, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चेन। एंड मैक्रो के अंदर आते हैं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है लेजिस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। तो ये पॉलिसी हमारी किसके अंदर अडॉप्ट की है? तो हमारे ऑप्शंस है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। A socialist economic is a system where goods and service are produced directly to use and earn profit. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम लेजिस फेयर पॉलिसी का यूज़ करते हैं जिससे हम गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली प्रोड्यूस कर पाए और उससे हम अर्न कर सके प्रॉफिट को। इसके अंदर हम देखते हैं कि रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, इन्वायरमेंट, कंजर्व रिसोर्सेज एंड बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। इसके अंदर हम कंज्यूमर के इन राइट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं और बूस्ट करते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है इफ़ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर देन इंडिफरेंस कर्व आर। अगर दो गुड्स हमारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? इसके ऑप्शन है राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच रिफ्लेक्ट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। कोई भी हमारी दो कमोडिटी जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाती है कंज्यूमर के, उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व।
In economics, indifference curve connect point on graphs representing different quantity of two goods, point between which a consumer is indifferent. जहाँ पर हमारा कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है उन पॉइंट्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. इसके हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर हमें बताते हैं आईसी कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हायर आईसी कर्व रिफ्लेक्ट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, IC should be generally not touch x-axis and y-axis. IC need not to parallel to each other. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर कंज्यूम्ड इन फिक्स्ड प्रमोशन. तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम साथ में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड कार. तो इसका जो हमारा कर्व बनता है वो बनता है राइट एंगल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमें बोल रहे हैं लॉन्ग रन एवरेज कर्व इज फ्लैट यू शेप्ड, एंड सेकंड वाई स्टेटमेंट में है इट इज़ कॉल्ड एन एनवेलप कर्व. तो इसके अंदर हमारे ऑप्शन है ओनली एक्स इज करेक्ट, ओनली वाई इज करेक्ट, बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट एंड बोथ एक्स एंड वाई आर इनकरेक्ट. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्टेटमेंट. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ फ्लैट यू शेप्ड. ये हमारा क्या है, यू शेप्ड का होता है. तो ये बिल्कुल ही सही बात है क्योंकि इसके अंदर हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन दोनों के बारे में बात करते हैं. इसके अंदर हमारा एक फिक्स्ड हाई कॉस्ट होती है. द इंक्रीजिंग आउटपुट विल लीड टू लोअर एवरेज कॉस्ट. अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा तो उससे हमारे एवरेज कॉस्ट क्या होगी, लो. तो इस वजह से हमारा जो कर्व बनता है वो यू शेप्ड होता है. अब हम वाई स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर है, सबसे पहले हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जिसके अंदर हमने एक ग्राफ दिखाया है एवरेज टोटल कॉस्ट का. उसके अंदर हमने 3 ग्राफ्स है, वो है हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. वाई स्टेटमेंट के अंदर था इट इज़ कॉल्ड एनवेलप कर्व. द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ नोन एज एनवेलप कर्व. तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है क्योंकि जो हमारे छोटे वाले कर्व है ये हमारे बड़े वाले कर्व को टच कर रहे हैं. मिनिमम पॉइंट ऑफ मैनी यू शेप्ड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिविंग इट लुक एन एनवेलप. तो इसका जो हमारी शेप आ रही है वो एक एनवेलप की तरह आ रही है, इसलिए हम इसे एनवेलप कर्व भी बोलते हैं. तो इन दोनों स्टेटमेंट ही हमारी बिल्कुल सही है. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ दीज इज़ द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट. इनमें से कौन सा हमारा पर्पस होता है रिक्रूटमेंट का. तो हमारे ए ऑप्शन है मेक श्योर दैट देर इज़ अ मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट. बी ऑप्शन हेल्प इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ विजिबली अंडर क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट. हेल्प द फर्म क्रिएट मोर कल्चरल डाइवर्स वर्कफोर्स. एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. नाउ आंसर इज option number B is correct. Help increase the success rate of selection process by reducing the number of visibly underqualified or overqualified job applicant. तो रिक्रूटमेंट हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है एंड सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं एंड इन सिलेक्शन प्रोसेस उसके अंदर हम उनका सिलेक्शन करते हैं. तो इस वजह से हमारा ये हेल्प करता है सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए. तो ये होता है हमारा रिक्रूटमेंट का पर्पस. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8. इसके अंदर हमें स्टेप्स है रिक्रूटमेंट के, उसको हमें सही तरह से इसको रीअरेंज करना है. तो फर्स्ट इज़ सर्चिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, प्लानिंग, स्क्रीनिंग, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. तो हमारा सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, देन सर्चिंग, उसके बाद आता है स्क्रीनिंग और फिर लास्ट स्टेप होता है इवैल्यूएट एंड कंट्रोल. सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं, उसके बाद हम सर्च करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट लानी है, उसके बाद हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं और लास्ट हम उसको कंट्रोल करते हैं. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस. तो इन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिक्रूट द राइट कैंडिडेट, मीट द हाई लेबर टर्नओवर, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, एंड डी इज नन ऑफ द अबव.
बी ऑप्शन इज करेक्ट, मीट द हाई लेबर टर्नओवर। Question number 10th. The poor quality of selection will mean extra cost on dash and supervision. अगर हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पुअर क्वालिटी की है, तो इससे हम क्या क्या इसका रिजल्ट निकलता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होगी वो मतलब जो हमारी कॉस्ट लगी तो वो कहाँ कहाँ पर गई, डैश एंड सुपरविजन। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। Question number 11th. Which of these is the most important external factor governing recruitment? इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर हमारा रिक्रूटमेंट का कौन सा है? सन्स ऑफ सॉइल, लेबर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सप्लाई एंड डिमांड। तो इसका आंसर है सप्लाई एंड डिमांड। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Question number 12. While recruiting for non-managerial, supervisory and middle management position, which external factor is of prime importance? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस होता है एक्सटर्नल फैक्टर का, किसके लिए? नॉन मैनेजरियल, सुपरवाइजरी एंड मिडल मैनेजमेंट पोजीशन। Question number 13. Assigning overhead using ABC often shift overhead cost from high volume product to lower volume. Shift overhead cost from lower volume product to high volume product. Provide the same result as traditional costing. Require one predetermined overhead rate. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, असाइनिंग ओवरहेड यूजिंग ABC ऑफन। तो ये हमारा कब कब देखने को मिलता है? जब हमारा हाई वॉल्यूम से लेकर लो वॉल्यूम के अंदर शिफ्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 14. द रेंटल इनकम ऑफ पर्सन हु इज रेजिडेंट ऑफ लद्दाख इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारा कोई पर्सन है वो लद्दाख के अंदर रह रहा है, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो उसका कितना होगा? मतलब वो फुली टैक्सेबल होगा, नॉट टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, नॉट टैक्सेबल। वो हमारा पर्सन टैक्सेबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15. R was born in Lahore in 1948. He was been staying in America since 1970. He came to visit India on 2nd October 2018 and returned on 31st March 2019. Determine his residential status for assessment year 2019-20. अब ऑप्शंस है हमारे रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, सी ऑप्शन इज नॉन रेजिडेंट ओनली एंड डी ऑप्शन इज ROR, RNOR एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स के अंदर हम अपनी बेसिक 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको आगे हम जो बाकी मेन कंडीशंस होते हैं फिर हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। बट इफ़ अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंस। तो हमारी बेसिक कंडीशन में आता है रिसाइड इन इंडिया फॉर मिनिमम ऑफ 182 डेज इन अ ईयर, resident in India for minimum of 365 days in the immediately preceding 4 years and for a minimum of 60 days in the current financial year। तो जो हमारा आर है वो लाहौर से आया 1948, वो बॉर्न था 1948 का और वो बहुत टाइम से अमेरिका रह रहा था। फिर वो इंडिया आया 2 अक्टूबर से, तो 2 अक्टूबर से लेके 3 मार्च इसका टाइम पीरियड हम इतने डेज़ को काउंट करेंगे तो वो बन रहे हमारे 181, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका आंसर आया नॉन रेजिडेंस ओनली। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।